Hello everyone, let's start with a new chapter, chapter 16, levy and collection of GST. Levy या levi क्या बोलते हैं आप लोग? Levy. Levy. Levy means लगाना क्या? टैक्स GST. Levy means GST लगाना. मैंने गलत वे में नहीं. Levy means GST लगाना. Collection मतलब collect करना. तो ये चैप्टर किसके बारे में? कब GST लगेगा और कब GST कलेक्ट करना होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप ही सोचो, इतना 70 पेजेस अराउंड, इतना बड़ा चैप्टर है. और 14-15 जो हमने बेसिक पढ़ा, जो एग्जाम में आने तक नहीं वाला है, बट अगर आपको वो कंसेप्ट ध्यान में रहेंगे, ITC, रिवर्स चार्ज, सब हमने डिस्कस किए, वो याद रहेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा. स्टिल इतना गैप हो चुका है तो मैं बीच में वापस टर्म्स रिवाइज करवा दूंगी. सबकी आंखें खुली, कान खुले, मेंटली फिजिकली सब प्रेजेंट होने चाहिए. क्लियर? स्टार्ट करूं क्या? ओके. टैक्सेबल इवेंट. आपको टैक्स कब लगेगा किसी भी चीज पे? जब कोई ऐसी इवेंट होगी जो टैक्सेबल होगी. टैक्सेबल मीन्स जिसपे टैक्स लगेगा. सप्लाई वर्ड सुना है आप लोगों ने? क्या होता है? कुछ गुड्स बेचना, सप्लाई करना, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, ये सब सप्लाई हो जाता है. तो यही हम लोग पढ़ेंगे, कब सप्लाई कहलाएगा, कब सप्लाई नहीं कहलाएगा, किसे टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे, किसे नहीं. हर एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बहुत एग्जांपल में क्वेश्चंस एक एक को उठा के पूछूंगी, मुझे सबके जवाब आने चाहिए, इतना इजी है ये चैप्टर. बड़ा है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो इजी है. स्टार्ट करें. रीडिंग स्टार्ट करना. टैक्सेबल इवेंट. The crux of any taxation system is the incidence, that is, the point at which the liability to charge tax arises, and that event is nomenclated as the taxable event. किसे टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे? जहां पे इंसिडेंस है, द पॉइंट एट विच द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस. जहां पे आपको टैक्स पे करना है, आपकी लाइबिलिटी आ चुकी है, उसे क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इवेंट. और जीएसटी विद इट्स इंट्रोडक्शन, हमने क्या पढ़ा था? जीएसटी ने सब क्या एक्ट कर सब्ज्यूम कर दिया है. तो जीएसटी ने इतना अच्छा सोल्यूशन लाया है, किसी आप सप्लाई बता दो क्या है या नहीं, और फिर उस पर जीएसटी लगा दो. कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, कुछ अलग वैट्स, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी नहीं है. सिर्फ इवेंट पहचानो, टैक्सेबल है या नहीं, अगर है तो जीएसटी अप्लाई होगा. क्लियर? फिर इसमें टैक्सेबल इवेंट, बोल्ड पे आ जाओ. बोल्ड वाला पार्ट जो दिया है, टैक्सेबल इवेंट means an event or situation which give rise to tax liability or which generate revenue for government. अगर टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हुई तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या मिल गया? रेवेन्यू मिल गया. तो दिस इज टैक्सेबल इवेंट. टैक्सेबल इवेंट कब होगा? जब सप्लाई होगा, और सप्लाई हमेशा होता है विथ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब आप समझते हो? मनी. सिर्फ जरूरी है पैसा ही कंसिडरेशन? नहीं. क्या बार्टर सप्लाई में गिन सकते हैं? नहीं. बार्टर सुना है? बार्टर सिस्टम क्या गिन सकते हैं? इसमें आप जो लगेगा ना, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो पहले आएगा. तो इसमें क्या दिया है? टैक्स है ये, इसी को टैक्स बोलते. तो यहाँ पे देखो, पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी है, जो अच्छा सा डायग्राम है. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, किस लिए आपने वो यूज किया या सप्लाई किया है? बिजनेस पर्पस होना चाहिए. सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ पैसा या कोई काइंड में, वो सब हम देखेंगे, वो होना चाहिए. एंड थर्डली, या तो गुड्स का होगा या तो सर्विसेज का होगा. अब द टर्म सप्लाई रीड करना, सब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे. The term supply is wide in its import, covers all forms of supply of goods or services or both, that include अंडरलाइन स्टार्ट कर देना. include sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made. बस. सेल मतलब बेचा, नॉर्मल मैंने कुछ बेचा, पैसे लिए, दैट इज सेल. बार्टर, Goods for goods. गुड्स फॉर गुड्स. जैसे आप अपने भाई को राखी बांधते हो, उसने आपको कुछ गिफ्ट लाया, ठीक है, वो पैसे भी दे सकता है, बट एक बार गिफ्ट का एग्जांपल बार्टर समझ सकते हैं. एक्सचेंज और बार्टर का किसी को डिफरेंस पता है? एक्सचेंज में भी क्या होगा? मैंने फॉर एग्जांपल टॉप एक्सचेंज किया, मेरे को किसी का अच्छा लगा, तो ये भी बार्टर जैसा हुआ. तो किसी को डिफरेंस पता है बार्टर एंड एक्सचेंज? क्योंकि यहाँ पे और स्लैश नहीं आया बार्टर और एक्सचेंज में. बार्टर अलग से बोला है, एक्सचेंज अलग से बोला है. एनी आइडिया? आप लोग ने सुना होगा एक्सचेंज, ठीक है, मैं ही बताती हूँ. ओके, अच्छा आंसर है कि बार्टर में कुछ भी बार्टर हो सकता है. एक बड़ी वैल्यू का, छोटी वैल्यू का. आप क्या 10 रुपए की राखी लाते हो, भाई आपको 1000 का गिफ्ट देता है. एक्सचेंज में क्या है? एक्सचेंज में आप समझो, मेरे को पुराना फोन बेचना है और नया फोन लेना है, तो मैं पुराना फोन बेचूंगी, क्या मुझे नया मिल जाएगा? मुझे थोड़े एक्स्ट्रा क्या देने पड़ेंगे? पैसे भी तो देने पड़ेंगे. दिस इज एक्सचेंज, जहां आप पुरानी चीज दे रहे हो अलोंग विथ पैसे. कोई गुड्स
प्लस मनी और सामने आपको गुड्स मिल गए वापस। एक्सचेंज मतलब क्या, मेरे को अगर एक फ्लिपकार्ट से फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन 14 प्रो खरीदना है, तो मैंने खरीद लिया है, ठीक है, आईफोन 14 प्रो खरीदना है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पुराना फोन है वो मैं बेचने डालूंगी, फॉर एग्जाम्पल उसके मुझे 10,000 आ रहे, तो क्या मुझे इजीली मिल जाएगा कि 10,000 का फोन बेच के 50,000 का फोन लेके, 50 का नहीं था पर एग्जाम्पल में, 50 का फोन में मिल जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन भी बेचना पड़ेगा प्लस कैश भी तो पे करना पड़ेगा। तो दिस इज एक्सचेंज। क्लियरली समझ में आ रहा है डिफरेंस? जैसे आप मुझे देख के हा हा कर रहे हो, आ रहा है, क्लियर है? बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ये तीनों टर्म्स। अब लीज, रेंटल एंड लाइसेंस, ये तीनों का टर्म पता है आपको मीनिंग? तीनों का मीनिंग किराएदारी। रेंट और लीज में किसी को पता है फर्क? अभी नवरात्रि आ रही है, आप घाघरा क्या कर सकते हो, लीज ले सकते हो या रेंट? रेंट। और लीज मतलब हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या आप घाघरा 1 साल के लिए रेंट लोगे? नहीं लोगे, ऑब्वियस है। तो रेंट एंड लीज का क्या डिफरेंस है? रेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म, लीज इज फॉर लॉन्ग टर्म। लाइसेंस, परमिशन देते, परमिशन, कोई चीज यूज करने की आपको परमिशन मिल रही है, ये सब भी सेल में आता है। एंड लास्टली डिस्पोजल। डिस्पोजल नाम से क्या लग रहा है, कुछ फेंक रहे, हटा रहे। तो जब आपको समझो कोई आपका सामान डिस्पोज करना है, फेंकना है, वो भी सप्लायर में आएगा। आपका ही सामान आपको किसी को दान दे रहे हो या किसी को दे रहे हो, ये भी किस में आएगा? सप्लाई। ये 8 टर्म आप सोच रहे हो ये तो क्या ही आएगा, ये आएंगे, ये आपको सब टर्म्स याद रखने। फर्स्ट सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, लीज एंड डिस्पोजल, टोटल 7 टर्म्स है। किस लिए? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होना ही चाहिए बाय अ पर्सन इन द कोर्स। क्यों? फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस पर्पस भी होना चाहिए, प्लस क्या बोला है, कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब ये लोग ना सेल सबको इन डिटेल बताया है, हम हर एक इन डिटेल नहीं जाएंगे, बट सबका मीनिंग में वापस रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया सेल मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऑब्वियसली मैंने सेल किया कुछ, तो अब क्या वो मेरी ओनरशिप? अब जैसे मैंने मेरा समझो पुराना फोन बेच दिया, मैंने बोला किसी मुझे फोटो लेने के लिए भेजना, मेरा ही है ना, ऐसा किसी को बोल सकते हो क्या? ओनरशिप गई, तो दैट इज कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर, तो वो हो गया सेल। ट्रांसफर मतलब कन्वे प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिर्फ आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। बार्टर, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सिर्फ गुड्स फॉर गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज बार्टर। ये भी क्लियर? बार्टर तो आपने सबने सुना ही होगा। नेक्स्ट एक ध्यान रखना, बार्टर इज नॉन मॉनेटरी, मतलब बार्टर में पैसों की लेन देन है ही नहीं, ओनली गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज, देखो अब एक्सचेंज रीड करते क्योंकि ये कुछ अलग है। एक्सचेंज इज वेयर कंसिडरेशन इज स्टिल नॉट इन मनी बट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज जो है मनी के फॉर्म में नहीं है बट इमूवेबल, प्लस जो मैंने हिंदी में बोला वापस इधर आएगा, सिमिलर टू बार्टर। एक्सचेंज ऑल्सो इन्वॉल्व 2 सप्लाई, एक्सचेंज में भी 2 सप्लाई, एक देगा एक लेगा। Given that land and building is excluded from supply, exchange would be the supply whose consideration is immovable property. ये आगे आने वाला है शेड्यूल 1 या 2 में, तो वो इन डिटेल करेंगे, बट एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया है ना? थोड़ा आपने गुड्स दिया, थोड़े पैसे दिया और उसके बदले में आपको गुड्स मिला, दैट इज एक्सचेंज। पर इसमें तो लिखा है ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, वो हम शेड्यूल 1 में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंड और इनमें स्पेसिफिक वापस क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्सक्लूडेड। इमूवेबल की बात भी की और क्या लिखा है नीचे कि लैंड एंड एक्सक्लूड किया गया, इसीलिए ये पॉइंट को मैं स्किप कर रही हूँ, ये आगे आने ही वाला है, क्या है फॉर कंसिडरेशन है क्या नहीं है वो आगे इन डिटेल। एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग तो पता, क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट लाइसेंस, मतलब पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर। लाइसेंस में आपका पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको परमिशन मिल रही है कि आपको यूज कर सकते हो। रेंटल, रेंटल को लीज बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रिकरिंग पेमेंट है, मतलब आप रेंटल आपको एक बार यूज किया आप वापस यूज करना है तो कर सकते हो। रिकरिंग, रेंट आपने एक बार कुछ रेंट पे लिया वापस ले सकते हो, आपकी मर्जी। लीज, लीज के साथ साथ पोजेशन भी ट्रांसफर हो रहा है अलॉन्ग विद द राइट टू यूज। आप घर लीज पे ले रहे हो, मतलब आप घर यूज तो कर सकते हो ना 1 साल के लिए, जो भी पीरियड है, तो यहाँ पे आपको पोजेशन भी मिल रहा है। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज कर देना, जो आपको मतलब सेल कर देना है, डिस्पोज करना। आप एट द एंड सेकंड हैंड गुड्स बेचते हो ना, कि आपको अब काम नहीं है, फोन ही समझ लो, वापस फोन का एग्जांपल लेते हैं, 3 साल हो गए, अब आपको क्या करना है, फेंकना है, पर आपने क्या सोचा 1-2 हज़ार भी आए तो चलेगा, ये आप क्या कर रहे हो, डिस्पोज। इसमें से जो 1-2 हज़ार आए ना वो भी जीएसटी लगेगा उस पर भी, दिस इज सप्लाई।
इन डिटेल सप्लाई के बारे में एक बार आपको समझ में आया, जो पॉइंट एक्सचेंज में डाउट है वो आगे आने वाले, इसमें मैं नहीं इन डिटेल अभी जा रही हूँ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे अगेन सेम चीजें दी है, तो मैं जो आपको कट करने बोल दूँ साथ साथ कट करते जाना। सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। या तो आपने कैश के लिए कोई सप्लाई किया होगा, मतलब किस गुड्स खरीदा और तुरंत कैश दिया। डिफर्ड पेमेंट मतलब बाद में आपने बोला कि मैं बाद में पे कर दूंगा, क्रेडिट पे, तो डिफर्ड पेमेंट। या कोई अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या आपने कोई गुड्स दिया होगा, बार्टर, अगेन वही, वो सब सप्लाई में आएगा। कैश हो, वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो या डिफर्ड पेमेंट हो, ये सब सप्लाई में चलेगा। तो आपको केस तो आ सकता है कि उसने अभी पेमेंट नहीं की बट वो बाद में करेगा, तो क्या वो सप्लाई में आएगा? तो आएगा, क्योंकि डिफर्ड पेमेंट स्कोप ऑफ सप्लाई में आती है। क्लियर? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट, अगर समझो आपने आपके घर के लिए एक एसी मंगाई बाहर देश से, इंपोर्ट की है, तो अभी हमने सप्लाई की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? आपने पर्सनल यूज के लिए मंगाई तो लगेगा, एक्सेप्शन है ये। अब मैंने क्या बोला? आप जो आंसर देंगे उसका आंसर अपोजिट ही आने वाला है। यहाँ पे क्या बोला था? पहले क्या बोला था कि सिर्फ बिजनेस पर्पस होने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सेप्शन है, स्टार कर दो, अच्छा पॉइंट है। आपने कुछ इंपोर्ट किया, अगेन केस लॉ अगर आ गया तो इंपोर्ट कर रहे हो आप, लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं। आपको 2-3 बार सेंटेंस में ऐसा लिख के देंगे कि उसने पर्सनल पर्पस के लिए मंगाया, बिजनेस के लिए नहीं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं, सप्लाई की डेफिनेशन में तो बिजनेस पर्पस था, तो अगेन ये एक्सेप्शन है। क्लियर? जो हम पढ़ेंगे ना, आपको साथ में एक्सेप्शन ही मिलने वाले हैं। अभी आप बोलेंगे ये कैसे था, तो ये ऐसा ही है, आपको ये अभी समझ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा है? इवन द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल यूज इज कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ओके, पर्सनल यूज नीचे का आप जाने दे सकते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पॉसिबल है? नहीं। मैंने क्या बोला? अरे उल्टा जवाब दो सब। है। डेफिनेशन में क्या था? कंसिडरेशन होना ही चाहिए। इधर ये लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा तो चलेगा क्या? चलाओ, चलेगा। तो इन लोग ने क्या दिया है? शेड्यूल 1 में क्या बोला है? एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में आई है वो विदाउट कंसिडरेशन है, और उसको स्टिल क्या बोलेंगे? सप्लाई। ओके, नीचे आते हैं। शेड्यूल 1 में क्या आएगा? ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं चाहिए। शेड्यूल 2 में आएगा, किसे गुड्स बोलेंगे, किसे सर्विसेज बोलेंगे, क्योंकि पहले जो था जीएसटी लगेगी, ये सबको आइडिया आ गया था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोले, उसमें भी कंफ्यूजन था। तो एक नया शेड्यूल है, शेड्यूल 2, जिसमें सिर्फ क्या आएगा? ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। थर्ड में क्या आएगा? ऐसी चीज जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो शेड्यूल 3 में आएगा। शेड्यूल 1 में क्या आएगा? मैंने बोला जो विदाउट कंसिडरेशन है। 2 में क्या आएगा? गुड्स है या सर्विस है। 3 में क्या आएगा? जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो आया ना, बिल्डिंग एंड लैंड इज एक्सक्लूडेड, अब वो यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, समझ में? अब देखो वापस ये 3 पीछे आने वाले, तो इन डिटेल अभी नहीं जा रही है। अभी ये 3 केस तो है, मैं आपको पूछूंगी, आप अगर गलत सोच रहे हो तो उल्टा जवाब दे देना, पता है ना इसमें गलती आने वाला है। चलो अब समझो, क्या आपने कभी कोई नीचे बेंच होती है लोगों की बैठने की, उधर ऐसा मस्त स्क्वायर में किसी का नाम लिखा होता है, श्री ये इसका मतलब उसने डोनेट किया है इसलिए नाम लिख रहे हैं, डोनेट करते इसलिए। या फिर आप कोई धर्मशाला में रूम में रहते हो, तो यहाँ पे रूम के ऊपर नाम लिखता है कि लिखा हुआ होता है इनकी तरफ से है या कुछ, ये देखा है। तो क्या इस पे ये सप्लाई बोलेंगे? क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या लग रहा है? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? उल्टा देना। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये डोनेशन पर्पस है ना। चलो मैं एक एग्जांपल दूसरा, अगर आपका आंसर सही करवाना है तो एक उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ। समझो मैंने कुछ डोनेट किया और मैं लिखवा रही हूँ ध्वनि नहीं, मैं लिखवा रही हूँ मेहंदी बाय ध्वनि या हिना बाय ध्वनि, मेरा क्या हो गया? प्रमोशन दिख रहा है? आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, ये छोड़ो। प्रमोशन दिख रहा है,
दिख रहा है या नहीं? तो ये सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगेगा। बट नॉर्मली लोग क्यों नाम लिखते? वो लोग लिखने बोलते नहीं है जो डोनेट करते, वो लोग जो धर्मशाला वाले लोग हैं आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने हमारे लिए रूम के लिए डोनेट किया, इसीलिए नाम लिखते। बट अगर मैं ये लिखवा दूँ तो मैं बोल मैं डोनेट कर रही हूँ, ये लिख देना, ऐसे कुछ है नहीं पर लिख देना, ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ तो जीएसटी लगेगा। प्रमोशन है तो जीएसटी, अगर मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो मेरा सिर्फ ऐसे ही नाम लिख रहा है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो जीएसटी नहीं। क्लियर? अब ये रीड करते हैं। हाँ, रीड करो। Levy of GST on the service of display of name or placing of name plates of the donor in the premises of charitable organizations receiving donation or gift from individual donors. ओके, टॉपिक का मतलब समझ में आया? डिस्प्ले ऑफ नेम या नेम प्लेट, डोनर मतलब जो डोनेट करता है वो, ठीक है। इंडिविजुअल डोनर्स प्रोवाइड फिनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट, कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन या गिफ्ट, किधर किधर? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, यहाँ पे द रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन, जिसको मैंने डोनेशन किया है, दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं? एक नेम प्लेट लगा सकते हैं इन द प्रीमाइसेस टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर आपके आता है कि ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए उन लोग ने ये किया है, आपके एक एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं कि एक तो ग्रेटिट्यूड के थ्रू, सेकंड में ऐसा लिखा है कि उसने प्रमोशन के लिए भी लिखवाया है, तो आपके 2 आंसर बन जाएंगे। तो ये जो ऐसे ऐसे बॉक्स आते हैं ना, वो आपको पढ़ के जाने ही हैं। एग्जाम में जहाँ पे भी आपको ऐसे बॉक्स दिखे, कुछ स्किप करना ही नहीं है। ये चैप्टर में मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। आप सोच रहे हो ये चैप्टर ही छोड़ देते तो आप फिर मिलेंगे जून वाली एग्जाम में, तो प्लीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक्सप्रेस अदर ग्रेटिट्यूड when the name of the donor is displayed in recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude, मतलब आप रिस्पेक्ट के लिए दे रहे हो तो इट विल सेट कि नो सप्लाई, कि वो सप्लाई माना नहीं जाएगा। और अगर एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशन है, तो जीएसटी माना जाएगा। यहाँ पे आप इतना बड़ा लिखने नहीं बैठोगे तो वहाँ पे लिख दो, अगर ग्रेटिट्यूड डैश नो सप्लाई, ग्रेटिट्यूड लिख के डैश लिख दो और लिखो नो सप्लाई, कि ग्रेटिट्यूड हुआ तो सप्लाई नहीं गिना जाएगा। प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो सप्लाई। क्लियर? यहाँ तक? आगे आप ही जवाब देना। ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई बाय एन आर्टिस्ट इन वेरियस स्टेट्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय आर्टिस्ट फ्रॉम गैलरीज। आप में से कोई है आर्टिस्ट, पेंटिंग एंड ऑल करने वाला? नाटक में हाथ उठा देते, किसको पता चल रहा है? छोड़ो। कोई आर्टिस्ट, समझो एक आर्टिस्ट है, उसने अपनी जितनी भी पेंटिंग्स है ना एक गैलरी में, सोचा गैलरी मतलब जहाँ पे सारे आर्ट वर्क्स होते, तो वहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा था, तो उसने अपनी क्या बोलते हैं वो पेंटिंग वहाँ पे भिजवाई, तो क्या ये सप्लाई हुआ? आप तो हर एक में गलत बोल रहे हो, तो ये कैसे सप्लाई हो सकता है? आप ही बताओ। सिर्फ मैं अपनी पेंटिंग दे रही हूँ एग्जीबिशन में, सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या ये सप्लाई हुआ? अगर पेंटिंग सेल होती है तो सप्लाई हुआ। क्लियर? अब ये रीड करो। In case of supply by artists through galleries, there is no consideration flowing from the gallery to the artist when the artworks are sent to the gallery for exhibition. ओके, इधर तक देयर इज नो कंसिडरेशन। मैं क्या कुछ पैसे थोड़ी दे रही हूँ, या वो मुझे थोड़ी दे रहा है कि मैं तेरी गैलरी में एग्जिबिट करूँ एग्जीबिशन के लिए, तो कोई ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। इट इज ओनली व्हेन द बायर सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर आर्टवर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी। अगर वो सिलेक्ट कर रहा है और वो बाय कर रहा है तो उधर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मुझे तो यही लगा कि खरीद रहा हूँ। क्या? नहीं, जब ये रीड किया ना तो ऐसा लगा कि वो खरीदेगा तो कंसिडरेशन तो पे करेगा ना, तो इसीलिए हमने बोला। अच्छा नहीं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ गैलरी में एक बार डिस्प्ले करने दे रही हूँ। सेल हुआ तो जीएसटी लगेगा, बट यहाँ पे मैं अगर आपको कुछ मेरा डिस्प्ले करने दूँ तो मैं आपको क्यों जीएसटी या क्यों आपको पैसे पे करूँ? सेल हो रहा है तो ऑब्वियस है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आगे, GST liability in case of receipt of liquidated damages on account of breach of contract। अगेन आपके लिए, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है। क्या इस पे जीएसटी लगेगा कॉम्पेंसेशन पे? नहीं, अभी तो सही हो इतना, अभी तो धीरे धीरे तो सही तो आएगा ही ना आंसर। अभी स्टार्टिंग में गलत आए, ऐसे उल्टा मत घूमो। तो कैसे आएगा उस पे जीएसटी? आपने ना ही बोला था ना? हाँ, ना बोला था। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और आपने डैमेजेस पे किए, लिक्विडेटेड डैमेजेस उसका वर्ड है, अगर आपने डैमेजेस पे किए तो उस पर क्यों जीएसटी लगेगा?
वो कहाँ से सप्लाई गिना जाएगा, आप ही सोचो, नो लॉजिकली नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो, थर्ड लाइन रीड करते हैं, सॉरी सेकेंड लाइन में, वेयर द अमाउंट पेड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इज एन अमाउंट पेड ओनली टू कॉम्पेंसेट फॉर इंजरी लॉस और डैमेज। आप क्यों पे कर रहे हो, कुछ तो इंजरी या लॉस हुई आपकी वजह से, इसलिए आप डैमेजेस पे कर रहे हो। देन किधर लिखा है इन सच, लास्ट लाइन ही है, सच पेमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई एंड आर नॉट टैक्सेबल। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो थोड़े क्वेश्चन पूछते, सबने यस बोला है। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, क्या यह सप्लाई हुआ? Yes. कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, मुझे एक जन रीजन के साथ बताना। कोई एक तो गलती है। कौन हाँ बोल रहा है चलो कि सप्लाई है, वो बताओ क्यों? एक्सचेंज हुआ, ओके नाइस। और बार्टर, आप गिफ्ट देते हो तो ऐसा बोलते हो, मैं तेरे को दे रही हूँ तू भी लाके दे। गिफ्ट तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हो, कुछ भी तो आप बोलेंगे सप्लाई जीएसटी, तो गिफ्ट देना ही बंद कर देंगे लोग, चुपके से ये ले, तुम्हें ये लेके जा, तू मेरे दे, क्या कौन जीएसटी पे करेगा गिफ्ट के लिए? ऑब्वियसली नहीं। आप लोग जानबूझ के उल्टा जवाब मत देना, अभी आपका सही आ रहा है। तो जीएसटी, गिफ्ट दिया तो कैसे सप्लाई, आप सोचो। आपको गिफ्ट कोई देता है तो कोई जीएसटी पे नहीं कर रहा, आप उसको दे रहे हो, एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है। बट ऐसा मत सोचना आपने बोला एक्सचेंज आता है सप्लाई में, ये वो, थोड़ा इधर जोड़ लगाओ, ऐसा किसी को बोलने रही। गिफ्ट और गिफ्ट नॉट अ सप्लाई। ठीक है, थोड़ा और पूछती हूँ, मजा आ रहा है आपके गलत ठीक है, चलो दोस्त घूमने गए हैं, ठीक है, दो लड़के घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और एक ने बोला भाई तेरा शर्ट बहुत अच्छा है, उसने बोला तेरा भी टी शर्ट अच्छा है, चल एक्सचेंज करते हैं। अब आप बताओ, एक्सचेंज कर दिया, सप्लाई है या नहीं है? एक जन है भी बोल रहा है, कोई नहीं है बोल रहा है। सोच समझ के सबका एक आंसर बोलो। चलो एक बार सिर्फ ये पेज वाली डेफिनेशन, ये जो डायग्राम है ना, वो एक बार देखो, कौन सा डायग्राम? उसमें क्या लिखा है और मैंने जो एग्जांपल दिया। कंसिडरेशन कर दिया नहीं, कंसिडरेशन का आ रहा था एक्सचेंज और बार्टर में, हाँ कंसिडरेशन आ रहा था, सॉरी हाँ छोड़, आप सोचो। करेक्ट, क्या बिजनेस पर्पस के लिए आपने, मैं मीटिंग में पहन के जाऊंगा तेरा शर्ट या तेरा टी शर्ट, ऐसा कुछ था? तो एक्सचेंज आपने दोस्त ने अपने मर्जी, अगर सब अपनी मर्जी में एक्सचेंज और बार्टर नहीं कर पाएंगे, सब पे जीएसटी लगेगा तो सब छोड़ देंगे, गिफ्ट भी कुछ चीज ही नहीं होगी, क्योंकि कौन गिफ्ट जीएसटी सप्लाई करके देना चाहेगा? नहीं। ये जो इनने शर्ट एक्सचेंज किया, क्या बिजनेस पर्पस के लिए था? डेफिनेशन में तो दिया था ना, एक्सचेंज हो रहा है, कंसिडरेशन है, बट क्या बिजनेस पर्पस के लिए है? नहीं। धीरे धीरे आ रहा है, गलत जवाब तो आ ही रहे, पर समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ छोड़ा, भी और नहीं पूछती। ठीक है, स्केड्यूल 1 पे आ जाते हैं। कल मुझे थोड़े आपके लिए क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए कंफ्यूजिंग नहीं है, बट लग रहा है थोड़ा कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो कल और क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आपको भी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या लैग कर रहे हो आप, कौन सा पॉइंट भूल रहे हो। तो ऐसे मैं 10-12 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। Schedule 1, activities to be treated as supply even if made without consideration. Definition बोलती है consideration चाहिए, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिना consideration के भी चलेगा। First point, permanent transfer और disposal of business asset. समझो, आपके बिजनेस में, आपने का एक बिजनेस है और 10 लैपटॉप्स पड़े, ठीक है, आपने सोचा ये डिस्पोज करना है। आपने जब लैपटॉप खरीदा होगा, क्या आईटीसी लिया होगा? भूल गए आईटीसी क्या है? फुल फॉर्म नहीं, मीनिंग याद दिला देती। हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ। 1 लाख का आपने लैपटॉप खरीदा है, उस पर 18% जीएसटी कितना? 18,000। 18,000। वही आपने आगे समझो 2 लाख में और बेचा, 2 लाख का 18% 36,000। तो आप क्या 36,000 पे करेंगे? 36,000 माइनस 18,000, क्योंकि ऑलरेडी 18 पे किया है। तो आपने क्या ले लिया? इनपुट आईटीसी। तो जब आपने खरीदा होगा, सबने आईटीसी लिया ही होता है। तो ऑफिस में आपके पास 10 लैपटॉप है, आपने खरीदते टाइम आईटीसी लिया होगा,
तो अब आपने सोचा कि चलो अब मैं इसको दान दे देता हूँ या किधर दूसरी जगह मेरे दूसरे बिजनेस में दे देता हूँ या ऐसा कुछ, ऐसा आपने सोचा डिस्पोज, क्या लिखा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आपने ऐसा सोचा। तो क्या आप इसमें अभी समझो डिस्पोज कर रहे हो कि दे रहे, दान में दे रहे, क्या आप उनसे पैसे लोगे? नहीं। तो भी इसे क्या बोला गया, सप्लाई तो कहलाएगा। सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे, क्या वो सप्लाई है या नहीं। तो अगर आपने कोई परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस असेट है, उसका आपने क्या सोचा, अब इसको डिस्पोज कर देना है, या तो आप फ्री में करो डिस्पोज, वो आपकी मर्जी, या आप बेच के करो, कैसे भी परमानेंट ट्रांसफर अपने जगह से तो निकलना चाहिए। अगर आपने ऐसा निकाला और पहले क्या लिया होना चाहिए खरीदते टाइम, आईटीसी लिया है, तो अभी आपने जो बेचा विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या वो सप्लाई कहलाएगा? हाँ, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा। वेलकम टू जीएसटी। यहाँ तक क्लियर? नहीं क्लियर होगा क्योंकि आप बोलोगे कि अभी कंसिडरेशन की बात की गई थी, तो बार बार ऐसे टर्म्स आएंगे ही। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? मेरी भावना पहुंच रही है? ठीक है, अब थोड़ा रीड करते हैं, एनालिसिस रीड करना। Typically, donation of business assets or scrapping or disposal in any other manner would qualify as supply under this clause, where ITC has been claimed on the same. मेन पॉइंट क्या है, आईटीसी क्लेम किया होगा तो। क्लियर? नीचे एक बार एग्जांपल क्या वो भी रीड करना। In case of cars purchased by the company for use by directors would not qualify for ITC and such ITC would therefore not have been ये claimed. लोग क्या बोल रहे हैं, कार्स खरीदी थी डायरेक्टर्स के लिए, तो इन लोग ने बोला हमने तब आईटीसी क्लेम नहीं किया, और अब ये डिस्पोज करने जाएंगे तो क्या सप्लाई कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आईटीसी क्लेम नहीं किया था। तो आपको सिर्फ आईटीसी का एक पॉइंट ध्यान में रखना है, स्टार कर, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, स्टार करो नहीं करो। क्लियर? आगे, गुड्स और सर्विसेज और बोथ ट्रांसफर्ड बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। आप दो पर्सन रिलेटेड हो और आपने समझो गिफ्ट की अपन बात कर रहे थे कि आपने समझो आपने 25,000 तक का किसी को गिफ्ट दिया, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? आपको क्या लगता है? तुक्का मार, मतलब 25,000 का आपने किसको गिफ्ट दिया है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे लिमिट दी है 50,000, मतलब 50,000 तक का अगर आप गिफ्ट देते हो तो वो जीएसटी में नहीं कहलाएगा। 51,000 भी हो गया तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, 1,000 पे नहीं। 50 तक की लिमिट है। और अगर समझो 52,000 का गिफ्ट दिया, केस आ सकता है 52,000 का गिफ्ट दिया, 18% जीएसटी निकालो, तो आप सोचोगे 50,000 तक का तो एग्जाम्प्ट है, तो आपने सिर्फ 2,000 पे 18% निकाला, रॉन्ग। 52,000 पे पूरा 18% निकालना है। यहाँ पे देखो गुड्स और सर्विस जो सेकंड पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। कौन? आप लोग की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है? एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय जब दे रहे तो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? तो अपन लोगों के लिए क्या लिमिट है फिर? कोई लिमिट ही नहीं है। गिफ्ट हम लोग अभी पहले बात की ना, गिफ्ट हम एक्सचेंज करें अपनी मर्जी ना, आप लोग कोई भी गिफ्ट दो। पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए क्यों बोला है? क्योंकि वो लोग को जीएसटी दिखाना पड़ता है। अभी 48,000 का खरीदा तो वो तो आराम से बोल सकते टैक्सेबल नहीं है, तो जानबूझ के ऐसा करते हैं। लिमिट ही दिए 50,000, क्योंकि अगर कभी एम्प्लॉयर को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देना पड़े तो 50,000 तक लिमिट है, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। ओके? डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन भी यहाँ पे बात की गई है। रिलेटेड पर्सन मतलब कोई रिलेशन, कनेक्शन, वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, अभी यहाँ पे ऐसे टर्म्स नहीं है, यहाँ पे थोड़े मैच्योर टर्म्स हैं, तो पीछे आ जाओ, किसे रिलेटेड पर्सन बोलेंगे वो रीड करेंगे। फर्स्ट, such persons are officers or directors of one another's businesses. यहाँ पे आपका हस्बैंड वाइफ किसी की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे कौन से रिलेटेड पर्सन? मेरी एक कंपनी, आपकी एक कंपनी, और आपके ऑफिसर और मेरे डायरेक्टर एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कौन हो गए? रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट में क्या बोला है? सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। बिजनेस में वो लोग पार्टनर है, तो वो भी हो गए रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट, such persons are employer and employee. एम्प्लॉयर भी रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट, Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. एक ऐसा पर्सन है जो क्या कंट्रोल करे, कितना परसेंट से ज्यादा? 25% और मोर। अगर 21% होता तो क्या रिलेटेड पर्सन? नहीं। क्या लिमिट है? 25% और मोर। नेक्स्ट,
One of them directly or indirectly controls the other. कोई कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकता है? नहीं पूछ रही हूँ, कैसे कंट्रोल कर सकता है? कैसे भी ओनरशिप, वोटिंग राइट, अगर चाहे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, तो कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हो। फिर दोनों क्या पता कोई थर्ड पर्सन के कंट्रोल में हो, 2 पर्सन है थर्ड पर्सन के कंट्रोल में, वो दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं, तो वो भी रिलेटेड पर्सन। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल है थर्ड पर्सन, वो लोग किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो। एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये जो आप लोग का पॉइंट था लास्ट में, अगर सेम फैमिली के मेंबर है वो भी रिलेटेड पर्सन। मतलब रिलेटेड पर्सन जो आप सिर्फ इतना ही थे, भाई बहन BF GF वो सब नहीं आते, ये सब डायरेक्टर ऑफिसर ये सब भी रिलेटेड पर्सन्स है। अब यहाँ पे कोई बुक में नहीं देखेगा, सिर्फ इधर मुझे देखो और मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। मिस्टर अतीन is engaged in business of professional services as company secretary, ठीक है। He has obtained a registration in the state of West Bengal in respect of his head office. वो CS के काम में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसने एक रजिस्ट्रेशन लिया है वेस्ट बंगाल में। इन एडिशन ही हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन लिया और दिल्ली में भी लिया। तो पहले तो मुझे आप क्वेश्चन जो भी हो ये बताओ, क्या अतीन जो वेस्ट बंगाल में भी है और दिल्ली में भी है, क्या उसे एक ही पर्सन बोलेंगे या डिस्टिंक्ट पर्सन? एक बोलो। इंसान तो एक ही है ना। हाँ इंसान एक ही है, बट उसने रजिस्ट्रेशन 2 लिए, तो 2 पर्सन और क्या। तो चलो सही आ गए आप लोग। तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन इन 2 डिफरेंट स्टेट, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। ओके क्योंकि स्टेट का अलग अलग मैटर होता है, वेस्ट बंगाल थोड़ी दिल्ली में देखने आएगा, दिल्ली वाला थोड़ी वेस्ट बंगाल में जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ अब मेन क्वेश्चन, द एम्प्लॉयर गिफ्टेड अतीन गिफ्टेड टू हिज एम्प्लॉय अ गिफ्ट ऑफ वर्थ ₹49,000। क्या नहीं, सप्लाई नहीं है क्योंकि लिमिट ही क्या है? 50,000। सेकेंड आंसर आपका सही आया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो क्या उस पर GST लगेगा? एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड की या कुछ भी दिया, गिफ्ट या कुछ भी, तो क्या वो सप्लाई होगा या क्या उस पर GST लगेगा? नहीं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स में एम्प्लॉय की सैलरी कट, मतलब वो होती है ना, डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करता है, तो वापस GST क्यों? GST का मेन ही है ना टैक्स ऑन टैक्स हटाना। तो अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है या कुछ भी रीजन से, तो वो GST के परव्यू में नहीं आएगा। मतलब ये कौन से स्केड्यूल में आएगा? 3, विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे ये लोग कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बोला है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया है? स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्ट्रिक्ट। रिलेटेड पर्सन हो, लास्ट पॉइंट ये जो बक्सा है उसके लास्ट पॉइंट में। तो स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन रिलेटेड पर्सन, आप रिलेटेड पर्सन के बीच ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच, सब GST लगेगा। ऐसा मत बोला रिलेटेड है ये वो, GST लगेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा 2 पॉइंट और है, रहने दो, बाद में डाउट पूछना। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइसा वर्सा। मतलब एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो क्या इनमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी GST अप्लाई होगा? होगा ही, वही पढ़ रहे हैं तो आंसर तो आना ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं? समझो ABC लिमिटेड है, ये प्रिंसिपल है, मैन्युफैक्चर्स लैपटॉप्स। ABC लिमिटेड क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? लैपटॉप। इट सेंड्स 100 लैपटॉप्स टू एजेंट टू सेल ऑन इट्स बिहाफ। उसने 100 लैपटॉप उसे दिए कि तू मेरे बदले में सेल कर। अब जो प्रिंसिपल है एजेंट को क्या पे करता है? कमीशन पे करता है। बट अभी उसने सिर्फ 100 लैपटॉप दिए कि मैं बाद में अभी पेमेंट की बात ही नहीं की है, तो अभी तो विदाउट कंसिडरेशन कहलाया। तो क्या ये GST में आएगा? आएगा। इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर प्रिंसिपल एजेंट कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे तो वो सप्लाई में कहलाएगा। एजेंट टू प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल टू एजेंट हो, कुछ भी हो, वाइस वर्सा लिखा है ना, मतलब उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ये सप्लाई में आएगा। क्लियर है? लास्ट वाला पॉइंट देख लो, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अभी देखा, जो बिजनेस पर्पस के लिए हो या नहीं हो, पर्सनल पर यूज के लिए हो, तो भी वो सप्लाई के डेफिनेशन में क्या लाएगा? इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस, या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। क्या मैं स्केड्यूल 2 लूँ?
मैं नहीं लेने वाली थी अगर आप हाँ भी बोलते, क्योंकि जो स्केड्यूल 2 है उसके लिए आपको मेरे को स्केड्यूल 1 प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। आपको कल मुझे लर्न करवाना है यहाँ पे, कल क्या अभी हम थोड़ा रिवाइज 5-10 मिनट का रिवीजन करेंगे और लेक्चर एंड करेंगे। रिवीजन में मुझे बस इतना चाहिए, आप लोग जवाब दो, गलत भी सही दो, गलत तो आ ही रहे दो भाई। चलो अब सही तो आएंगे, सही आ सकते हैं, बस आएंगे। नहीं चल रहा है, हाँ ओके। जो मैंने पेंटिंग्स एग्जीबिशन में सेल करने दी तो क्या जीएसटी लगेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? सेल, सेल आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने मेरा हीना बाई ध्वनि लिखवाया आएगा, सप्लाई में लगेगा जीएसटी। और अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हो गया। रीजन ये वाला आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर तो भी पता है आपको। नेक्स्ट, क्या क्या स्केड्यूल 1 में एक्टिविटीज आती है? एनी 2 आप लोग मुझे बताओ तो। स्केड्यूल 1 मतलब क्या? जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा। डोनेशन वाला नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी हाथ खड़ा करके एक बोलो। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। जहाँ पे क्या अवेल किया होना चाहिए? आईटीसी। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। वेरी गुड, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल अभी पढ़ा। इंपोर्ट के सर्विस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। और एक बॉयज में से मुझे चाहिए, बस हो गया अगले। छोड़ो, कोई गर्ल्स? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को क्या बोलना है पता है? Not exceed। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये टर्म आने चाहिए। एम्प्लॉयर वाला पॉइंट उसके अंदर है। हेड पॉइंट क्या था? एम्प्लॉयर, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात की गई है। तो ये 4 पॉइंट किसके थे? स्केड्यूल 1, जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो। गिफ्ट टू गिफ्ट सप्लाई या नहीं? नहीं। शर्ट एक्सचेंज? नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? 5-10 मिनट जैसा तो था नहीं रिवीजन, ठीक है, पर यहाँ तक क्लियर है। मुझे चाहिए कि एक बार आप रीडिंग करके आए घर से, क्योंकि इतने सारे मैंने हिंदी में बोले, आधे रीड भी किए, बट एक बार आप खुद घर पे रीड करोगे तो आइडिया आएगा क्या टर्म्स है। तो सिर्फ इतना होमवर्क है कि आपको रीड करके आना है। और कल आपकी छोटी सी मैं टेस्ट लूंगी, जहाँ पे मैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को ही पूछूंगी। ऐसे बहुत हो गया कोरस, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।